हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश अ चैप्टर 5। उसकी एक्सरसाइज करें हम। जो चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दे रखी है बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। और ये जो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अगर कंटेंट आता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ओके, यू हैव टू रिमेंबर, रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए, सो दैट यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. It is which one of the following is one of the characteristics of self-pollinated flowers. अब आपसे self-pollinated flowers की characteristics पूछिए तो आपके दिमाग में फटाफट सारी characteristics एक बार ऐसे लिस्ट से आ जानी चाहिए, रन कर जानी चाहिए कि फ्लावर्स जो हैं सेल्फ पॉलिनेटेड के क्या होते हैं, उनमें क्या हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनके एंथर्स जो हैं वो अपने ही स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहे हैं, तो दे नीड नॉट वेस्ट देयर एनर्जी एंड देयर जो भी उनके न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें वो कोई किसी एक्स्ट्रा चीज़ में वो स्पेंड नहीं करते। मतलब दे नीड नॉट बी लार्ज एंड शोई, देन दे डोंट हैव नेक्टर, ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो इसमें देखो आपको क्या दे रखा है कि फ्लावर्स आर लार्ज एंड शोई, नहीं, फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड एंड डू नॉट ओपन, स्टिग्मा एंड एंथर्स मैच्योर एट द सेम टाइम, पॉलन इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हमें सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टिग्मा एंड एंथर्स दे मैच्योर एट द सेम टाइम, तो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड एंड डू नॉट ओपन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट क्लीस्टोगेमी, है ना। जो क्लीस्टोगेमी है ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को ही फेवर करती है, क्योंकि जब फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो वो जो उसके जो एंथर्स हैं और जो स्टिग्मा है वो आपस में ही उनमें पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये दोनों चीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट इज एक्साइन एंड इंटाइन आर द पार्ट्स ऑफ। अब एक्साइन और इंटाइन आपको याद होगा किसके पार्ट्स थे, पॉलन ग्रेन की दो कवरिंग है। जो इंटाइन है वो उसकी इनर स्मूथ वॉल है, और जो एक्साइन है वो उसकी आउटर जो रफ सरफेस था उसका, दैट वाज द एक्साइन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पॉलन ग्रेन। ओके, नेक्स्ट इज मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। जब आपको ऐसा मैचिंग दिया जाए और थोड़ा सा ऐसा लगता है इन मैचिंग में ना कंफ्यूजन होता है कई बार, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर्स हमें सही लगते हैं, तो हमें वो देखना है कि कौन से वाले जो टर्म है उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट मैचिंग कौन सी होगी। कई बार होता है कि दो मैचिंग सही हो सकती है, लेकिन फिर एक टर्म रह जाती है आपकी लेफ्ट साइड में जिसके लिए कुछ बचता नहीं है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है हमें वो लेना है। हो सकता है वो दो चीज़ सही हो, दो ऑप्शन सही हो, हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे कंपटीशन में भी यही चीज़ होती है कि कई बार जो चीज़ें हैं वो सही होती हैं, ऑप्शन सही होते हैं, आपको उसमें से वो वाला लेना है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो इसमें आप, मैंने पहले भी आपको बताया जब मैं सॉल्व करवाती हूँ, कि सबसे पहले आप ये देखो कि जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि जो मैचिंग सही है बिल्कुल, वो सबसे पहले करो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं जैसे जनरेटिव न्यूक्लियस, जर्मपोर, एक्साइन, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट, एग न्यूक्लियस। अब आप इसमें देखो कि आप किसके लिए बिल्कुल श्योर हो। जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो कहाँ होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन के अंदर होता है, ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन के अंदर होता है, और वो जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो मेल न्यूक्लियाई को इट डिवाइड्स इनटू 2 मेल न्यूक्लियाई। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि जनरेटिव न्यूक्लियस जो वो मेल न्यूक्लियाई का इनका ये होना चाहिए। लेकिन अभी आप देख लो, अब देखो जर्मपोर, जर्मपोर कहाँ होता है, जर्मपोर होता है जहाँ से कि एक्साइन में जो स्पेसेस होते हैं जहाँ से कि पॉलन ट्यूब निकलती है। तो जर्मपोर जो है वो आपका ये हो सकता है, इसकी मैचिंग ये हो सकती है। अब नेक्स्ट देखिए एक्साइन, एक्साइन की बात करें तो हमें पता है कि एक्साइन जो है वो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर है एंड इट इज़ रफ, और जो इंटाइन होती है वो इनर होती है, वो स्मूथ होती है। तो अब देखो एक्साइन जो है उसका ये हो सकता है रफ, ठीक है। देन सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस वो है जबकि हम एंडोस्पर्म बनता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस एक्चुअली एंडोस्पर्म को बनाता है। तो हम जो दो मेल गैमेट्स होते हैं ना, जब वो मेल गैमेट, सेकेंड वाला मेल गैमेट जो हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ फ्यूज़ करता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं, तब ये चीज़ बनती है। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट कलर लेते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो आपके एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को इट गिव्स राइज टू एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देन इंटेग्यूमेंट्स। अब इंटेग्यूमेंट्स कहाँ होती हैं आपके, इंटेग्यूमेंट्स जो है वो जो आपका ओव्यूल है,
है ना, उसके चारों ओर होती हैं, 2 इंटेगुमेंट्स होती हैं, दे अल्टीमेटली ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, टेस्टा और फर्टिलाइजेशन। तो हमने पढ़ा था कि जो इंटेगुमेंट्स होती हैं वो सीड के कोट में जो 2 लेयर्स होती हैं टेस्टा और टेगमेन, उनमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेस्टा, ठीक है, इसका हो जाएगा टेस्टा। और लास्ट है एग न्यूक्लियस। अब एग न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। तो एग न्यूक्लियस का आंसर हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा, मैंने तो सारे ही कर दिए, लेकिन आप वैसे एक चीज़ करिए जो कि सबसे पहले जो आप बिल्कुल श्योर हो उसको लो, फिर धीरे धीरे करो। जैसे आपको पता है इसमें बिल्कुल श्योर हम किस में हो सकते थे, हम एग्जाइन में बिल्कुल श्योर थे, है ना, कि एग्जाइन जो होती है वो रफ होती है, रफ और किसी के साथ नहीं जा रहा है। तो एक तो ये आपका बिल्कुल श्योर था। इसके बाद जर्म पोर का आप श्योर थे कि जर्म पोर जो है उसके थ्रू पॉलन ट्यूब निकलती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल श्योर था। ऐसे ही इंटेगुमेंट वन ऑफ द इंटेगुमेंट जो है इट फॉर्म्स द टेस्टा। तो ये हमारे 3 बिल्कुल श्योर थे, उसके बाद आप बाकी सारे कर सकते हैं ना। तो ऐसे स्टेप वाइज करो तो आपको गलती नहीं होगी कभी भी। Next is state the name of the chief pollinating agents against the corresponding plant by choosing from those given in brackets. तो आपको pollinating agent बताना है उस प्लांट का। तो डहलिया जो फ्लावर है इट इज़ मेनली pollinated by butterflies, क्योंकि बड़ा फ्लावर होता है तो मेनली बटरफ्लाइज इसको पॉलिनेट करती हैं। मेज जो है, मेज का हमने देखा था कि मेल इन्फ्लोरेसेंस ऊपर होती है, वो हवा के थ्रू होती है ना, हवा उसको उड़ा के ले जाती है, तो दैट इज थ्रू विंड। एंड देन वेलेसनेरिया इज एन एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रोफाइट है, तो इट इज पॉलिनेटेड बाय वाटर। Next is fill in the blanks with suitable words. Transference of pollen grains from anther to stigma of the same flower is called, इसको आप सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट टर्म यूज करनी है तो यू विल बी कॉलिंग इट ऑटोगेमी, ठीक है, ऑटोगेमी। क्योंकि जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है वो 2 तरह का है, ऑटोगेमी और गीटनोगेमी। तो ऑटोगेमी क्या है कि एंथर्स फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के एंथर्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब फॉल करते हैं देन वी कॉल इट ऑटोगेमी। और एक फ्लावर के एंथर्स जब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल करते हैं देन वी कॉल इट गीटनोगेमी, एंड बोथ ऑफ देम आर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइमिंग्स फॉर मेच्योरेशन ऑफ गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम इज कॉल्ड। जब हम किसी फ्लावर में एंड्रोशियम मेच्योरेशन अलग अलग टाइम पे मेच्योर करते हैं देन वी कॉल इट डाइकोगेमी। उस जो कॉन्ट्रीवेंस है ये इट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, वी कॉल इट डाइकोगेमी। नेक्स्ट इज डैश इज अ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। सिंपल से एक ही एग्जाम्पल याद कर लिया करो, वही सब जगह काम आ जाता है। तो हमारा हो गया वेलेसनेरिया, हाइड्रोफाइट है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ओवरी विच गिव राइज टू। अब वो जो टेबल थी ना आपके चैप्टर के एंड में कि कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब आपसे पूछे कि सीड किस पार्ट से सीड बनता है, उल्टा करके पूछ लिया इन्होंने मैच्योर्ड पार्ट का नाम दे दिया है और आपसे ये पूछा है कि ओवरी के किस या फ्लावर के किस पार्ट से वो चीज़ बनती है। तो सीड किससे बनता है, ओव्यूल से, ओव्यूल मैच्योर टू फॉर्म द सीड। फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से, ओवरी मैच्योर्स टू फॉर्म फ्रॉम द फ्रूट, एंड फ्रूट वॉल जो होती है वो ओवेरियन वॉल होती है, ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज गिव वन वर्ड और टर्म फॉर द फॉलोइंग। अ फ्लावर कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ बाइसेक्सुअल फ्लावर और अ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। देन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्विग और अ स्टेम। एक ट्विग पे या स्टेम पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वी कॉल इट दी इन्फ्लोरेसेंस। देन व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब फॉल करते हैं वी कॉल इट दी ऑटोगेमी। इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। नेक्स्ट इज व्हेन मैच्योरेशन टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इज डिफरेंट। अलग अलग टाइम पे जब मैच्योर होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट वी कॉल इट डाइकोगेमी। Then when stigma and anthers do not grow up to the same height which favors only cross pollination, है ना, अलग अलग हाइट पे रहते हैं तो हम उसको क्या बोल रहे थे, हेट्रोस्टाइली। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो पॉलिनेट करते हैं फ्लावर को तो हम बोलते हैं एंटोमोफिली, और अगर बर्ड्स पॉलिनेट करते हैं वी कॉल इट ऑर्निथोफिली। एलिफेंट्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एलिफोफिली। Okay, explain the following terms. Ornithophily, pollination affected by birds. Elephophily,
पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय एलिफेंट्स, एंड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है, विच इज़ अफेक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स। ये हम अपने गार्डन में भी कर सकते हैं, दो इट इज़ डिफ़िकल्ट, और लेकिन लैब में तो बहुत अच्छे से हो जाता है। ओके, व्हाट हैपन्स टू द फॉलोइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछते हैं आपसे कि ओव्यूल्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में, पहले हमें जो मैच्योरिटी ऑर्गन था वो दे रखा था, पार्ट दे रखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद का, और उसे पूछा था कि किससे बना है ये। अब इन्होंने प्री फर्टिलाइजेशन पार्ट दे दिया और पूछा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। केलिक्स, इट फॉल्स ऑफ और रिमेन्स इंटैक्ट एंड ड्राइड एंड श्रिवल्ड फ्रॉम, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ब्रिंजल। पेटल्स क्या होती हैं, पेटल्स सिंपली दे श्रिवल एंड दे फॉल ऑफ, दे ड्राई, एंड स्टेमन्स जो हैं दे ऑल्सो फॉल ऑफ, क्योंकि उनका भी काम खत्म हो जाता है, सो दे ऑल्सो ड्राई एंड फॉल ऑफ। मेंशन एनी टू कॉन्ट्रोवर्सीज इन फ्लावर्स विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, ये मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर हम कर चुके हैं। मैं सिर्फ आंसर्स इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कई बच्चों के पास बुक्स नहीं होती हैं, या ये क्वेश्चंस उन्हें करने चाहिए या उनको हेल्प चाहिए, तो वट एवर द रीज़न मे बी, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस। कॉन्ट्रोवर्सीज कोई भी हो सकती हैं, बहुत सारी हैं, आपसे दो पूछिए, आप कोई भी दो लिखिए। यूनिसेक्सुअलिटी, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, सेल्फ स्टेरिलिटी, स्ट्रक्चरल बैरियर्स, इनमें से कोई भी दो कंडीशन आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग इन द फ्लावर टू द प्लांट कंसर्न्ड, ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं इनके एडवांटेज पूछें कि उस पर्टिकुलर फ्लावर में, जिस फ्लावर में ये हैं वहाँ पे ये क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं फ्लावर को। तो पहला है लॉन्ग एंड फेदरी स्टिग्मा, इसका क्या बेनिफिट है कि लॉन्ग और फेदरी स्टिग्मा होता है तो वो हवा में रहता है, और वो क्या करता है, जो हवा में पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे हैं उनको ईजिली ट्रैप कर लेता है, इट इज़ एबल टू एंट्रैप देम वेरी ईजिली, तो उसमें हेल्प करता है। देन ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमें भी ब्राइट कलर्स पसंद होते हैं ऐसे इंसेक्ट्स को भी ब्राइट कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। देन स्मूथ एंड लाइट पॉलन, स्मूथ एंड लाइट पॉलन जो हैं दे आर ईजिली कैरीड बाय विंड, बहुत आसानी से हल्के होते हैं तो विंड उनको कैरी करके ले जाते हैं, पॉलिनेशन बहुत इफेक्टिव होता है, डिस्पर्सल के लिए ज़रूरी है ये। प्रोट्रूडिंग एंड ईजिली मूवेबल एंथर्स, अब प्रोट्रूडिंग का मतलब बाहर निकले हुए, फ्लावर के बाहर निकल रहे हैं जो एंथर्स, सपोज ये फ्लावर है तो फ्लावर के ऐसे बाहर निकले हुए हैं, तो क्या है वो हवा में ऐसे उड़ते रहते हैं, और जैसे ही हवा थोड़ी सी भी चलती है तो वो हवा से पॉलन ग्रेन्स उन एंथर्स के निकल जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं और पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इवन स्लाइटेस्ट विंड कैन मूव देम। फ्रेग्रेंट नेक्टर, फ्रेग्रेंट नेक्टर किस लिए है, ताकि इंसेक्ट्स को क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट किया जा सके अच्छी सी स्वीट स्मेल से, ठीक है। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन टू द प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो हमें नए प्लांट मिलते हैं, दे आर मच मोर हेल्दियर, क्योंकि उनमें दोनों की, हम एक बायोलॉजी में एक टर्म यूज़ करते हैं, वी कॉल इट विगर, दे आर फुल ऑफ विगर, विगर का नॉर्मल मीनिंग होता है एनर्जी, है ना। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो दो डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो एक नई प्रोजेनी को जब they bring into effect that new progeny, तो it is very vigorous। तो क्रॉस स्प्रिंग में जो प्रोजेनीज हैं they are much more healthy and they are much more vigorous, स्टेराइल नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। The seeds produced are abundant and viable, जो सीड्स होते हैं बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर वायबल, वायबल सीड्स का मतलब जो कि बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं, एंड दे विल फर्दर गिव राइज टू न्यू हेल्दी प्लांट्स। देन न्यू वैराइटीज में बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेटिंग टू डिफरेंट वैराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज, हम नई वैराइटीज निकाल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन से। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि पॉलिनेशन की कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहीं भी उड़ के चले जाएंगे, वी आर नॉट श्योर कि पॉलिनेशन होगा ही होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। द पॉलन हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारी एनर्जी हमें नहीं, मतलब प्लांट को स्पेंड करनी पड़ती, बहुत सारे पॉलन्स प्रोड्यूस करने पड़ते, क्योंकि वो हवा से उड़ के या पानी से उड़ के या कहीं भी जा रहे हैं, तो उनकी जो चांसेस हैं, जो परसेंटेज है कि हाँ ये फर्टिलाइजेशन इफेक्ट करेंगे, पॉलिनेशन होगा, वो थोड़े से कम हो जाते हैं।
The process is uneconomical for the plant because the flowers have to be large, colored, scented, showy, and they also have to produce nectar for attracting the pollinating agents. तो इतना सारा काम फ्लावर को एक्स्ट्रा करना पड़ता है ताकि उसके ऊपर आके इंसेक्ट्स बैठे और उसके पॉलन ग्रेन्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाएं. तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं. ओके, नाउ आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन आ गए हैं. डायग्राम वाला ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. ये थोड़ा सा ब्लर्ड है लेकिन आपकी बुक का क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक आउट कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. जिसको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देती हूँ. दिस इज एक्साइन, इंटाइन, ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, जर्म पोर, ट्यूब न्यूक्लियस. ठीक है, ये पूरा बुक का ही है. पॉलन ट्यूब, स्पर्म न्यूक्लियाई, ट्यूब न्यूक्लियस. ये पॉलन ग्रेन का है जो 3 थे और ये यहाँ पे ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर दे रखा है. तो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये वाले जो हैं इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स के बाद ये स्ट्रक्चर न्यूसेलस, ओव्यूल है पूरा. ये सेल्स हैं ये एंटीपोडल सेल्स हो गए. एम्ब्रियो सैक अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक हो गया. ठीक है, इसके यहाँ नीचे होल दैट इज माइक्रोपाइल. उसके बाद ये जो है ये सेंटर में दिस इज आर एग सेल. एग सेल के दोनों ओर यहाँ पे दीज आर दी सिनर्जिड्स. और ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जो बीच में रह गया है दिस इज दी सेंट्रल सेल. ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये 2 न्यूक्लियाई हैं सेंट्रल सेल के. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. ये पॉलन ट्यूब जो है ये एंटर कर रही है. आई विल टेक अ डिफरेंट कलर टू शो दिस. ये ले लेते हैं. ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे एंटर कर गई है माइक्रोपाइल के थ्रू के. और यहाँ पे इसने अपने जो मेल न्यूक्लियाई हैं जो गैमेट्स हैं मेल न्यूक्लियाई वो यहाँ पे इस सिनर्जिड में रिलीज कर दिए हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब का फंक्शन क्या है. पॉलन ट्यूब का फंक्शन क्या है कि इट ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन बाय ब्रेकिंग थ्रू इट्स एक्साइन. एक्साइन में से पॉलन ट्यूब निकलती है. इट ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल बाय डिसॉल्विंग दीज टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड रीचेस द ओवरी. और इसका फंक्शन क्या है कि इट कैरीज द मेल गैमेट्स, मेल न्यूक्लियाई जो हैं जो स्पर्म न्यूक्लियाई उनको कैरी करती है और ये वहाँ तक पहुँचाती है. इट ट्रांसपोर्ट्स द मेल न्यूक्लियाई to the egg cell where the fertilization takes place. It enters the ovule through a minute pore called the micropyle. तो ये इसका इनकम्प्लीट फंक्शन है. इसके साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि it carries the male nuclei inside the ovule where the fertilization takes place. It is the carrier. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका. नेक्स्ट है it's a diagrammatic sketch of the sectional view of a germinating pollen grain. pollen grain का sectional view है. अब इसको देख के आपको आंसर्स देने हैं. तो डायग्राम दे रखा है ये. ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 5 5 चीज़ें दे रखी हैं. पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं. नंबर 1 जो है देखो वो रफ सरफेस दिख रहा है, एक्साइन हो गई. नंबर 2 है जो वो इंटाइन हो जाएगी अंदर वाला स्मूथ सरफेस. नंबर 3 क्या है, पॉलन ग्रेन में से एक्साइन में से जो निकल रही है दैट इज द पॉलन ट्यूब. नंबर 4 टिप पे जो न्यूक्लियस है वो कौन सा न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस. और नंबर 5 जो उसके पीछे रहता है वो होता है जनरेटिव न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये हमें नेम द पार्ट्स लेबल्ड 1 2 3 4 5 ये हमने कर दिए. एक्साइन, इंटाइन, पॉलन ट्यूब, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन टेक प्लेस एंड हाउ. पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कहाँ होता है, जब इट फॉल्स ऑन द टिप ऑफ द स्टिग्मा. जब स्टिग्मा पे आके गिरता है तभी जर्मिनेशन होता है, उससे पहले नहीं होता है. और वो भी तभी जबकि सेम प्लांट स्पीशीज पे गिरेगा. अगर किसी दूसरे प्लांट पे गिरेगा देन द पॉलन ट्यूब विल नॉट जर्मिनेट. सो द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर इट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट स्पीशीज एंड इट इज स्टिमुलेटेड टू जर्मिनेट ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ शुगर्स एंड सम अदर एंजाइम्स बाय द स्टिग्मा. Okay, what is the function of the part labeled 4? अब part labeled 4 क्या है आपका, ये है ट्यूब न्यूक्लियस. तो ट्यूब न्यूक्लियस क्या है कि इट इज़ टू डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवरी. ये जो है गाइडिंग लाइट है, गाइडिंग एंजल है, गाइडिंग लाइट है विच डायरेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब. ठीक है, पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है पूरे स्टाइल में से होके कि कहाँ कहाँ जाना है उसको. नेक्स्ट है
what happens to the part labeled 5 during the process? पार्ट लेबल्ड 5 क्या है हमारा, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसको क्या होता है कि जनरेटिव न्यूक्लियस जो है इट ब्रेक्स, दो में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड्स इनटू 2 स्पर्म न्यूक्लियाई, जिसमें से जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल के अंदर से तो सिनर्जिड्स में जाती है ना, और फिर स्पर्म न्यूक्लिया रिलीज करती है। इसमें से एक स्पर्म न्यूक्लियाई जो है वो एग न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है, एग सेल में एंटर करता है, एग न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करता है और एक अलग ये जाइगोट बनाता है इनफैक्ट। और जो दूसरा होता है इट मूव्स टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लिया, जो सेंट्रल सेल है वहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लिया होते हैं, उनके साथ जाके फ्यूज होता है एंड दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो ये वाली जो प्रोसेस है जिसमें कि दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस दो पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये हमारी ये जो प्रोसेस थी जहाँ पे कि 1 स्पर्म एंटर्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियाई, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। और ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी दोनों कंबाइन करके क्या बोलते हैं हम इनको, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, 2 फर्टिलाइजेशन हुए, सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा शायद ये, diagrammatic representation of the process of fertilization, study the same and answer the questions that follow, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है एक LS दे रखी है अगेन, अब देखते हैं इसमें क्या है। स्टिग्मा मार्क्ड है ऑलरेडी, नंबर 1 क्या हो जाएगी, स्टाइल, नंबर 2 क्या हो जाएगी आपकी जो पॉलन ट्यूब है, नंबर 3 देखो, नंबर 3 जो है वो सेंटर में जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो हैं तो वो पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे। नंबर 4 क्या है आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है तो एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। नंबर 5 जो उसकी टिप पे जो 3 सेल्स होते हैं वो क्या है, वो एंटीपोडल सेल्स हैं। नंबर 6 क्या है, जो पॉलन ट्यूब है जो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर रही है, ठीक है। ओव्यूल मार्क्ड है, सिनर्जिड्स मार्क्ड है, एग सेल ऑलरेडी मार्क्ड है। तो अब आपसे पूछा है, अच्छा 1 2 3 4 5 6 लेबल करने को बोला है, तो हमने यहाँ पे लेबल कर दिया, स्टाइल, पॉलन ट्यूब, पोलर न्यूक्लिया, एम्ब्रियोसैक, एंटीपोडल सेल्स, माइक्रोपाइल। 6 में इन्होंने माइक्रोपाइल मार्क किया जबकि ये पॉलन ट्यूब होगी। जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे डायग्राम में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ कौन सी है, बोर्ड में कई बार होता है डायग्राम क्लियर नहीं होता है, तो आप ना उसको लिख दो वहाँ पे कि 6 इज बीइंग पॉइंटेड टुवर्ड्स द पॉलन ट्यूब, सो आई थिंक इट इज द पॉलन ट्यूब, वेयर एज दिस portion should be marked as micropyle। तो आप ये लिख दीजिए, तो इससे क्या होगा कि टीचर जो है वो आपको नंबर दे देगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। टू प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आप जहाँ पे भी आपको ऐसे लगे वहाँ पे आप उस चीज़ को मेंशन कर दीजिए, नोट डाल के थोड़ा सा अलग करके उसको कुछ इनक्लोज कर दो रेक्टेंगल में या सर्कल में, एंड प्लीज़ डू राइट इट देयर कि ये मुझे कन्फ्यूजन था, तो दैट इज़ वाई आई मार्क बोथ ऑफ देम। तो ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर मार्क कर दो, मैं सिर्फ इस कहीं ऐसा ना हो आपकी एक क्वेश्चन के 2 आंसर लिख के आ जाओ, नहीं वो नहीं, उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। उस पर पता है किस पे मार्क्स मिलता है, जो पहला वाला आंसर लिखते हो आप उस पर मार्क्स मिलते हैं, सेकंड वाले को टीचर चेक नहीं करता। तो मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि डायग्राम में कई बार कंफ्यूजन होता है, डायग्राम स्पेशली 10th में ना हार्ट का जो डायग्राम होता है 10th क्लास में, हार्ट के डायग्राम में ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है बोर्ड में भी। Alright, what happens to ovary and ovule after fertilization? So after fertilization, the ovary enlarges to form the fruit and ovarian wall forms the fruit wall. The ovule becomes the seed. Ovule जो है वो seed में convert हो जाता है. What is the function of the synergids? Synergids का क्या function है? Synergids जो हैं वो क्या करते हैं, जो 2 हैं synergids तो egg cell के दोनों तरफ रहते हैं, they just simply help in nourishment of the egg cell and they also guide the pollen tube towards the egg cell, क्योंकि आपको हमने पढ़ा है कि synergids में enter करती है pollen tube, वो वहीं पे अपने nuclei release करती है, ठीक है। So they proper functioning of the pollen tube, release of the sperm nuclei, इन सब में बहुत हेल्प करते हैं, इफेक्टिव है इन सब के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट डज स्टिग्मा प्ले इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? स्टिग्मा क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे जाके गिरता है पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू। नाउ जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन टेक्स प्लेस ओनली इफ इट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज।
डिफरेंट स्पीशीज का होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। अब जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा के थ्रू पेनिट्रेट करती है, स्टाइल के थ्रू ग्रो करती है एंड रीचेस द ओवरी फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे ग्रोस थ्रू द स्टिग्मा, आपको उसके साथ स्टाइल भी मेंशन करना है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर द पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ग्रेन जब वहाँ पे पॉलन ट्यूब इमर्ज होगी तो वो कैसे इमर्ज होगी, उसको कुछ नरिशमेंट तो चाहिए ना, तो वो स्टिग्मा जो है वो उसको वो शुगर्स वो नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है जिससे वो जर्मिनेट होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, सो दिस फिनिशेस विद योर चैप्टर। लास्ट आंसर ही हमारा हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करते हैं जो इससे कंसर्न है, सीड वाला चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और आपको जो भी इश्यूज हैं आप प्लीज़ आस्क, जो फील फ्री टू आस्क मी एंड टेक केयर।